नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के आगे झुकी सरकार की, उपराष्ट्रपति चुनाव की शुरू हुई प्रक्रिया की। देखेंगे ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी और खरगे ने मोदी सरकार पर उठाए क्या सवाल, कांग्रेस से क्यों मदद मांगने पहुंचे केंद्र सरकार के 2 मंत्री। जानेंगे बिहार में क्यों नेता विपक्ष की जान लेने की हो रही है कोशिश, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशों को लगा झटका। राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। 1 साल से भी ज्यादा वक्त से अशांति झेल रहा है मणिपुर। मालदीव पहुंचे पीएम मोदी, पीएम मोहम्मद मोइज्जू से की मुलाकात। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग। अब तक 16 की गई जान। थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों से 1 लाख लोगों को हटाया। लाल निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स। 721 अंकों की गिरावट के बाद 81,463 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 225 अंकों की गिरावट के साथ 24,837 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद की कार्रवाई आज एक बार फिर से नहीं चल पाई। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर बचती दिखाई दी, जिसके चलते आज भी संसद नहीं चल पाई। नाराज इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का असर मोदी सरकार पर भी दिखाई दिया है। तो कैसे विपक्ष के आगे झुकती दिख रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मुद्दा उठा। विपक्ष पहले ही दिन से इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की डिमांड कर रहा है। सरकार की तरफ से भरोसा तो दिलाया जा रहा था कि कम से कम वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएगी, लेकिन कब कराएगी ये नहीं बताया जा रहा था, जिससे मैसेज यही जा रहा था कि सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। संसद सत्र कब शुरू होगा ये बात 50 दिन पहले बता दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब होगी ये बताने को सरकार तैयार नहीं हो रही थी, और एसआईआर पर चर्चा कराएगी भी इसका भी जवाब नहीं दे रही है, जिससे नाराज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया, एसआईआर के पोस्टर फाड़े और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे इस टकराव के चलते संसद की कार्रवाई इस सप्ताह चल ही नहीं पाई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों ही पक्षों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष की मांग के आगे सरकार झुकती दिखाई दी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। अब 28 जुलाई से लोकसभा की कार्रवाई नियमित तरीके से चलेगी। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष की मांग के तहत स्पेशल डिस्कशन के तहत चर्चा होगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे की चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन एसआईआर को लेकर अभी तक सरकार ने चर्चा की कोई बात नहीं की है। यानी अगले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो संसद में बहस होगी, लेकिन एसआईआर को लेकर अभी भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बना हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील को लेकर भी विपक्ष की मांग पर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यानी मानसून सत्र में अभी भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा होगी, लेकिन एसआईआर पर अभी भी सरकार का रुख साफ नहीं है। यानी सरकार की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। वैसे भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने पहले से ही मोदी सरकार को मुश्किल में फंसा रखा है। अब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, तो वहीं उपराष्ट्रपति सचिवालय को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी कवायद तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए इस पद के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन को रिटर्निंग अधिकारी और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। यानी अब यह तय हो गया है कि देश को अगला उपराष्ट्रपति 60 दिनों के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 32 दिनों का वक्त लगता है। इसलिए यह चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि मॉनसून सत्र 21 अगस्त को पूरा हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध होगा या फिर चुनाव के जरिए नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। दूसरी ओर धनखड़ के इस्तीफे के 3 दिन बाद उनके सचिवालय को बंद करने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति भवन में सचिवालय के लिए एक अलग विंग थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस विंग से धनखड़ के साथ काम कर रहे कई अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस भेज दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति सचिवालय में अब मुश्किल से कुछ ही अधिकारी हैं, बाकी सभी जा चुके हैं। सचिवालय के अलग बने विंग को एक एक करके खाली किया गया और अब वो लॉक कर दिया गया है।
चाबियां 2 अवर सचिवों को सौंप दी गई हैं। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि उपराष्ट्रपति भवन के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है, जैसा कि कुछ अटकलें चल रही थीं। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में अभी भी कुछ सरकारी अधिकारी मौजूद हैं जो अपने मूल कैडर में लौटने के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी गर्म है कि 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ आखिर कहां हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका कोई बयान सामने आया और ना ही वो कहीं दिखाई दिए। धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी कोई हेल्थ रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, जिसे लेकर विपक्ष के उस दावे को और बल मिल गया है कि इस इस्तीफे के पीछे जरूर दाल में कुछ काला है। अब जब तक धनखड़ अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तब तक कयासों का बाजार इसी तरह गर्म रहने वाला है। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाला है। विपक्ष भी तैयार है और उसकी झलक दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में दिखाई भी दे गई है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी शामिल हुए। इस राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय के हक की बात करते हुए एक अहम बात कही। राहुल ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक गलती की, और वो गलती ये है कि मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसी मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया। कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। राहुल ने आगे कहा कि मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके ओबीसी इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता तो मैं उसी समय जाति जनगणना करा लेता। ये मुझसे हुई गलती है, ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार करार देते हुए कहा कि वो झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलने का ही उनका काम है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोले। काला धन देश में लाकर पैसा दूंगा, वो भी झूठ बोले। एमएसपी को लेकर झूठ बोले। ओबीसी वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर भी झूठ बोले। हर चीज पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। अपने जीवन में खासकर संसद में वो झूठ बोलते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। खड़गे ने ये भी कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के लिए लगातार लड़ रहे हैं, और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 और सीटें मिली होती तो वो कांग्रेस आज सत्ता में होती। कांग्रेस को इस सम्मेलन में ओबीसी समुदाय के मिले समर्थन और राहुल खड़गे के भाषण में मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रखती है। कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार की मनमानी चलने वाली नहीं है, और इसका असर भी दिखाई दिया जब केंद्र सरकार के 2 मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। तो क्यों सरकार को पड़ी कांग्रेस की जरूरत? देखिए रिपोर्ट। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से ये पहली बार है जब सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष है, जिसके चलते मोदी सरकार भी जानती है कि अब वो विपक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जिसकी एक तस्वीर सामने आई 25 जुलाई को, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद परिसर स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से मोदी सरकार के मंत्री जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को लेकर चर्चा करने पहुंचे। गौरतलब है कि लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्ष के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि अभी तक इस नोटिस पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि किरण रिजिजू और मेघवाल इस मुद्दे पर आगे की रूपरेखा को चर्चा करने पहुंचे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष अच्छी तरह जानता है कि वो बिना विपक्ष को साथ लिए इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए केंद्रीय मंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलने पहुंचे। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया जल्द ही लोकसभा में शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जल्द ही एक वैधानिक समिति के गठन का ऐलान भी कर सकते हैं।
समिति उन आधारों की जांच करेगी जिन पर जस्टिस को हटाने की मांग की गई है। ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दोनों सदनों के महासचिवों के साथ बैठक की और अधिकारियों ने प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के दबाव में केंद्र की सरकार दिख रही है तो बिहार सरकार भी इंडिया गठबंधन के दबाव में दिखाई दे रही है। बिहार विधानमंडल के सत्र में कानून व्यवस्था और एसआईआर का मुद्दा सरकार पर भारी पड़ रहा है। इस बीच विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान पर संकट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिससे बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। देखेंगे रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश सरकार के इस कार्यकाल में विधानमंडल का ये अंतिम सत्र काफी जोरदार रहा। विपक्ष की तरफ से प्रदेश की एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमले किए गए। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में विपक्ष लगातार काले कपड़ों में सदन पहुंच रहा है, जिस पर सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो, तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। नीतीश ने कहा कि ये लोग काले कपड़े पहने हुए हैं, उल्टा पलटा काम कर रहे हैं। उनके इस बयान में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है कि कैसे विपक्ष के विरोध से नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने बीते दिन सदन में हुई हाथापाई का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह कल बीजेपी के विधायक सदन में माइक तोड़कर हमारी तरफ दौड़े थे, अगर हम बीच बचाव नहीं करते तो सिर फट सकता था, चोट लग सकती थी। ये बीजेपी का गुंडा राज है। विपक्ष के विरोध और सत्ता पक्ष के बयानों के बीच पहली पाली में विधानसभा की कार्यवाही महज 5 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ी। विधानमंडल की कार्यवाही भी मुश्किल से 10 मिनट तक चल पाई। विधान परिषद से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, दरअसल बीते दिन सदन में सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा था कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा, और अब राबड़ी देवी का ये पलटवार सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी की जान को खतरे का भी मुद्दा उठाया। अंतिम दिन भी सदन में काफी गहमा गहमी रही। लंच के बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही भी मात्र 13 मिनट 43 सेकंड में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी बिहार विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। एनडीए की सरकार केंद्र में हो या राज्य में मुश्किल में दिख रही है, तो मुश्किल में इस समय अमेरिका का दोस्त इजराइल भी दिख रहा है। फ्रांस की तरफ से फिलिस्तीन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसने इजराइल के साथ अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। तो क्या है फ्रांस का फैसला जिसने दुनिया भर में मचा दी है हलचल? देखिए रिपोर्ट। गजा में जंग को लेकर इजराइल अब बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका से लेकर ग्रीस जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच फ्रांस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए अहम घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका ऐलान होगा। आज सबसे जरूरी है कि गजा में युद्ध को रोका जाए और लोगों को बचाया जाए। ऐसा करने वाला फ्रांस पहला G7 राष्ट्र बन जाएगा। मैक्रो ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमें तत्काल सीज फायर, सभी बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की जरूरत है। हमें हमास का डिमिलिटराइजेशन भी करना होगा, गजा को सुरक्षित और इसे फिर से बनाना होगा और फिलिस्तीन देश को बनाना होगा। उनके इस बयान ने इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस का ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है। वहीं अमेरिकी राजदूत ने कहा कि फ्रांस को ही ब्रिटिश कॉलोनी घोषित किया जाए। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का ये बकवास फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ाएगा और मिडिल ईस्ट में शांति को पीछे धकेल देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह फिलिस्तीन का समर्थन बढ़ रहा है, उससे अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ती जा रही है। फ्रांस के फैसले के बाद अब दूसरे देश भी फिलिस्तीन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। भारत में आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ा फैसला लिया गया है। कई बार इन पर बैन लगाने की मांग उठ चुकी है। सरकार की तरफ से इन्हें लेकर बड़ा कदम उठाया गया है और सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों सरकार के निशाने पर आए ये OTT प्लेटफॉर्म्स, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर देश की जनता दो गुटों में बटी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली चीजों से आपत्ति है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इनकी वकालत करते हैं। ये बहस तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की है।
सरकार का कहना है कि ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो परोस रहे थे। केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन OTT ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। जिन OTT ऐप्स पर बैन लगाया जा रहा है उनमें फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर का ऑल्ट, IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल का उल्लू, देसी फ्लिक्स, हिट प्राइम जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी शामिल है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT नियम 2021 यानी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के तहत ये कार्रवाई की है। सरकार का कहना है कि इनमें से कई ऐप्स और वेबसाइट्स सरकार की तरफ से निर्धारित कंटेंट सर्टिफिकेशन को बाईपास कर रहे थे और IT एक्ट 2021 के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने संबंधित एजेंसियों को इन ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन करने से जुड़े आदेश जारी किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर ही 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे अश्लील कंटेंट का प्रचार प्रसार रुक जाएगा? और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक रिपोर्ट आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा। अगर इंदिरा गांधी भी चाहती तो ED, CBI, UPA का भी इस्तेमाल देश हित में करती। तो इंदिरा है तो मुमकिन है भी हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।